अच्छा सर, यहाँ एक फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन जो पैदा हो रही है कि एक तरफ हम एडिटिंग की, रीराइटिंग की और प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग की बात कर रहे हैं कि जितनी रियाजत होगी उतना निखार आएगा। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि कहानी खुद चलती जाती है और कहानी अपना बयान भी पैदा कर लेती है, यानी कि एक आवर्त वाली सूरत हाल है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, जो हमें आपकी तहरीरों में नजर भी आती है, खास तौर पे जो रीसेंट तहरीरें हैं, वो खाके हों या तीन दो नावल जो मैंने पढ़े हैं, कि आप क्राफ्ट पे ज्यादा यकीन नहीं रखते, बल्कि वो अनकॉन्शियस स्ट्रक्चर जो आपके अनकॉन्शियस में कहीं मौजूद है, वो आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ लेके बहता चला जाता है, कहानी चलती जाती है, उसमें बाज औकात चीजें घूम के वापस उस सिरे पे आ जाती हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी, और फिर वो किसी और तरफ निकल जाती है। खास तौर पे दश्त इम्का, जिसमें एक करेक्टर जिसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये आपका अपना करेक्टर है, और उसमें किसी करेक्टर की मदद से आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें और अपनी ऑब्जर्वेशन दिखाने की कोशिश की है। तो ये एक तरफ आप बिलीव कर रहे हैं कि री राइटिंग्स और क्राफ्ट की चीजें, दूसरी तरफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ आपकी कहानियों के अंदर और नॉवल के अंदर जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हैं, कि आपकी अपनी जात और ऑब्जर्वेशन की बहुत सारी झलक जो है वो किसी और किरदार के जरिए हमें नजर आना शुरू हो जाती है। ये कॉन्शियस एफर्ट है? अ, इसमें यह है कि एक क्राफ्ट आपके इनर है। आप ने जो चीजें स्टोर कर रखी हैं, आपका बहुत बड़ा स्टोर हाउस है जो मेमोरी है, और आपका बहुत बड़ा तजर्बा है जो लिविंग है, वो आपके अंदर है, आपके साथ है। उसी ने आपकी तरबियत की है, आपको वैल्यू सिस्टम दिया है, उसी ने आपको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस दी है, उसी में उसने आपको कहा है कब रिएक्ट करना है और कब डिफ्यूज करना है। अब ये बड़ा पेचीदा है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो मैंने रद्दी की टोकरी की बात की वो स्क्रिप्ट के लिए है। स्क्रिप्ट रीराइटिंग के बगैर नहीं है, लेकिन नॉवल भी रीराइटिंग होता है, लेकिन उसके कई तरीके हैं कि आप पहला ड्राफ्ट लिखते हैं, फिर दूसरा ड्राफ्ट लिखते हैं, तीसरा वगैरह वगैरह। सो वो अपनी जगह पर, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है जो खौफनाक है, वो ये है कि यहाँ का राइटर कॉलोनाइज है, कॉलोनियल गुलामी में रहा है और कई सिस्टम्स की गुलामी में है। तो उसका जो सेल्फ सेंसर है वो उसको रोक देता है, वो दबाव में उसको ले आता है। वो सोचता है ये वाक्य जो है ये मैं लिखूं कि ना लिखूं, तो यहां मारा जाता है राइटर। तो हमारे अक्सर राइटर सेल्फ सेंसर्ड है और वो उस कॉलोनियल मिजाज के अंदर खौफजदा है। वो कभी डरेंगे फौज से, वो कभी डरेंगे गवर्नमेंट से, वो कोई सिस्टम से डरेंगे, वो किसी पावरफुल आदमी से डरेंगे। नतीजा वो राइटर नहीं है। वो क्या लिखेंगे, इसलिए कि कदम कदम पे फिल्टर है, तो वो मारा जाता है। हमारा राइटर मारा गया है, इसीलिए वो नोबेल इनाम तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि वो कॉलोनियल ईरा का बंदा है और उसी के अंदर, उसके अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं जो उसको रोक रहे हैं। अब मैं उसको तोड़ता हूं कभी कभी, तो लोग कहते हैं बड़ा बोर्ड लिख दिया, हालांकि मैंने कोई बोर्ड नहीं लिखा। मैंने सिर्फ थोड़ा सा फिल्टर को इधर उधर किया कि यार ये क्या बात हुई, और कुछ उम्र ने सिखा दिया है कि अब तेरा क्या बिगड़ेगा भाई, अब भी सच ना बोलो तो कब बोला। तो ये बड़ा अहम है। तो वो सच अब बोला जाएगा या बोला जा रहा है किसी भी शक्ल पे। हामिद मीर ने मेरे नावल पे कॉलम लिखा और मुझे डरा दिया, शाहजी तुझे फड़े जाओगे। मैंने कहा तू तो खुद पकड़वा रहा है मुझे, तूने तो अपने कॉलम में लिख दिया है, और जिनके खिलाफ लिखा है उनको होशियार कर दिया है कि आओ इसको देखो। मैं कहा ये तेरा स्टंट तो नहीं है। फिर उसने मुझे फोन किया, सुना है कोई पिटीशन तैयार हो रही है तेरे खिलाफ। मैं कहता मतलब है तू कुछ करना चाहती है, तू चाहना है तेरा कॉलम जस्टिफाई हो गए। तो मैंने कहा ये तुम लोगों के सो, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, जो लिखा है वो पहले भी लिखा जा चुका है। कोई मुझे तो पहले पता था कि ये होगा। खैर, वो ये सारी चीजें इसमें तो जो असल बात है कि जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट एक सेंस है आपकी, क्राफ्ट एक आपकी तवाजुन है कि आप एक बात करना चाहते हैं, तो वो पहले तो प्योरिटी में आनी चाहिए ना। वो अगर अपनी शक्ल ही ले लेती है
तो वो इनर क्राफ्ट है, वो शक्ल ले रही है, वो किस, हाँ बेतरतीब है, कोई हर्ज नहीं। तो बेतरतीब के लिए भी बहुत एक, वो बेतरतीब भी ऐसे नहीं होती। सुरियलिज्म जब आया था तो बाहर बेतरतीब लगता था, लेकिन एक कोहिजन थी उसके अंदर, अपनी चीजों के साथ कनेक्शन की। तो वो आप पढ़ें तो वो आप समझ में आता है। तो राइटर ऑलवेज आने वाले वक्त को पहले से बताया जाता है। इसकी बेतहाशा मिसालें हैं, मैं नहीं जाता, लेकिन एक मिसाल मैं दे देता हूं कि 1960 में एक नज्म लिखी गई, बेशुमार मिसालें हैं। गालिब ने लिखी हवा से दर पे गजल, तो वो ग्लोबलाइजेशन पे आज सच साबित हुई है। मजीद अमजद ने एक नज्म लिखी थी, वो जहां रहता था वहां नहर थी खूबसूरत, तो नहर के किनारे दरख्त थे, तो सिर्फ 3 दरख्त कटे किसी वजह से, सड़क बन रही थी। तो उसने लिखा तौसीए शहर, यानी शहर को एक्सटेंड किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। तो उसने मरसिया लिखा दरख्तों का, मरसिया है पूरा कि दरख्त इंसान की तरह है दरख्त, तो उसको काट दिया। खैर, तो उसको उस वक्त नहीं पता था इस मुल्क की 50% रात खाई जाएगी और खाने वाले डीएचए के लोग होंगे, बहरिया के लोग होंगे। उसको नहीं पता था, उस वक्त कोई कॉलोनी नहीं बनी थी। उसने 1960 में खबरदार कर दिया था, किसी को पता नहीं चला। आज देख रहे हैं तो लगता है कि वो आमों के बाग कट गए मुल्तान में, सारे के सारे। पहले कटे जब बीजेडयू बनी, वो जब बनी बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी, तो आशिकशोई के लिए 4 दरख्त बचा लिए कि नहीं हम तो, बाकी कट गए। अब जो मैं देख के आया हूं वो ये कि ये बाउंड्री वॉल है डीएचए की, और साथ बहुत बड़ा बाग है आमों का, जिसमें 100 साल का पौधा है, दरख्त है, खतरनाक। ये, अब आप मुझे बताएं कि ये दीवार जो है क्या यहीं रहेगी? बोले इसने इधर जाना है तो वो कटेगा। सो ये एक अलमिया है राइटर का कि वो क्या लिखे और कैसे लिखे। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमने आपके वो नॉवेल्स के ऊपर सेशन भी अटेंड किए। ये आपका जो नया नॉवल है, मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन आप स्टूडेंट्स को भी बताएं उसके बारे में, क्योंकि उसका जो मौजू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर शायद मेरा ख्याल है एक वो इस तरह स्ट्रक्चर के हवाले से या उस हवाले से बहुत कम लिखा गया है। यानी जो एक आंखों देखा हमें चंक्स में तो मिलता है, लेकिन बाकायदा नॉवल जो है वो उसके ऊपर लिखा जाना और फिर उसके बाद जो आपने बाकी चीज़ें भी उसमें शामिल की हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बताएं स्टूडेंट्स को भी, बाकी सबको भी। मैं स्टूडेंट्स ही से बात कर रहा हूँ, बाकियों को तो पता है इन चीज़ों का। बात यह है कि देखिए, नॉवल जो है ना वो कहानी नहीं होता, आप अच्छी तरह पल्ले बांध लें। जब टॉल्स्टॉय के नॉवल एना करेनिना को किया गया था, या वॉर एंड पीस को, या जो भी बड़े नॉवल हैं, तो वो क्या करते हैं, फिल्म मेकर अपनी मर्जी का नॉवल निकालता है अंदर से, बाकी छोड़ देता है, क्योंकि वो उसके मीडियम को सूट नहीं करता। सो कहानी का खाका वो ले लेता है और निकल जाता है, तो बाकी कुछ तो रह जाता है। तो नॉवल सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी एक राब्ता है, एक खाका है, उसके अंदर जो कुछ कहना है उसकी वुसअत बहुत ज्यादा है। ये दुनिया पूरी में ये नॉवलों के साथ हुआ, तो अडेप्ट कुछ होता है लेकिन असल रह जाता है। खैर, तो ये जो नॉवल जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये अभी आया है, जिसपे हामिद मीर का कॉलम भी था, अभी मैं बात कर रहा था। ये कहानी है 1980 की। 1978-80 में भुट्टो साहब को फांसी होती है। ये नॉवल अब इस जनरेशन को पता नहीं कि हमने, मेरी जनरेशन ने क्या कुछ आंखों से देखा है, क्या हमारे करीब थे भुट्टो साहब और किस तरह हम उनसे वो काम कर रहे थे और क्या कर रहे थे। तो भुट्टो साहब की फांसी दुनिया ने हजम कर ली। इतना बड़ा वाकया जिसका कसूर ही नहीं था, सिर्फ अमेरिका नाराज हुआ है और उसने अपनी फौज को कहा है, क्योंकि उसी की फौज थी, कि बस बंदा नहीं होना चाहिए, वो नहीं रहा, बेनजीर नहीं होनी चाहिए, वो नहीं रही। तो ये दुनिया है।
सो मैंने नॉवल लिखा है जो 1980 से लेकर 1990 तक या 91 तक 11 साल मार्शल लॉ के हैं, ये उस पे बेस है। लेकिन मैंने पाकिस्तान नहीं दिखाया, मैंने ये दिखाया कि जो उसके नतीजे में जलावतन होके लंदन पहुंचे उनका क्या हाल हुआ। और लंदन उस वक्त सियासी आमाजगाह बना, लंदन उस वक्त सियासत दोनों का मरकज बना। बेनजीर भी वहीं चली गई थी और फिर वो आई वापस पलट के। तो वो क्या था, तो वो पीरियड मेरा चूंकि आंखों देखा था इसलिए मैंने उस पर लिखा है। उसमें और बहुत सारी फिर बातें जो लंदन से रिलेटेड हैं वो आ गई, क्योंकि मैंने उस दौर में लंदन देखा था और देखा फिर कई बार देखा, तो इस वजह से वो मैंने उसमें। आखिरी सवाल है, फिर ऑडियंस में से भी कुछ सवाल होंगे आपसे बतौर राइटर, और हिस्टोरियन के तौर पर भी आपसे बहुत सारे सवाल डिस्कस हो गए। मेरा आखिरी सवाल है बतौर उस्ताद, आपका एक मजमून जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं ना पढ़ा सका, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा भी गया और डिस्कस भी हुआ, गालबन 2015 में आपने ये लिखा था। 2014 में आप पे एक अटैक हुआ था। अभी आपने खुद अपनी गुफ्तगू में कहा कि उम्र ने बहुत कुछ सिखाया, और अब मैं सोचता हूं कि मैं अगर अभी भी नहीं बोलूंगा या अगर मैंने अब बोल भी दिया तो क्या हो जाएगा। वो शायद वो फेज था जब तक आप नहीं बोल रहे थे, और उस बिल्कुल उसी मजमून जैसी एक नज्म भी है, मैं क्यों नहीं बोला। तो बतौर उस्ताद आप वहां जो कुछ एडमिट कर रहे हैं कि मैंने ये भी नहीं पढ़ाया, मैंने ये भी नहीं पढ़ाया और मैं ये सब कुछ पढ़ा सकता था, अब बतौर उस्ताद आपको क्या महसूस होता है? या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि जब आप लिखने लगते हैं और जब आप क्लास में बोलने लगते हैं, इन दोनों चीजों में जब आप बहुत सारी तारीख को डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारे समाजी रवैयों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आप बतौर उस्ताद कैसा महसूस करते हैं और आप बतौर अदीब कैसा महसूस करते हैं? दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं जब अदीब भी होता हूं तो बेसिकली उस्ताद ही होता हूं, क्योंकि मेरी पहली तरजीह उस्ताद होना है। ये मेरा पहले दिन से मेरी अपनी कमिटमेंट थी कि एक उस्ताद के पास बहुत मार्जिन है। क्यों? एक जनरेशन आ रही है, उसने चले जाना है, दूसरी आ रही है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो किसी राइटर के पास हो ही नहीं सकती कि उसके पास आती जाती नस्लें हों और उनसे बात कर रहा हो, उनसे मुकालमा कर रहा हो। इससे बड़ा तो कोई किरदार है ही नहीं, इससे बड़ी तो कोई मुलाजमत ही नहीं है। सो मैं ब्लेस्ड हूं एज ए टीचर। मेरा ख्याल है तालियां इस पे बजनी चाहिए थी। बेशुमार बेशुमार अच्छे उस्ताद हैं जो राइटर नहीं, लेकिन आज तक दुनिया उनको नहीं भूली, क्योंकि जो कुछ वो कर गए हैं थ्रू एजुकेशन वो एक राइटर भी नहीं कर सकता। प्रोफेसर नजीर अहमद, अजमल, वो अपने नफ्सियात वाले डॉक्टर अजमल, पतरस बुखारी, एक किताब है। लेकिन जो उनका काम है बहसियत मुअल्लिम, सूफी तबस्सुम एक मजमुआ है। लेकिन उस्ताद क्या है? फैज के उस्ताद हैं और पता नहीं क्या कुछ है। तो मेरी तरजीह तो बहसियत उस्ताद हमेशा रही और उससे सीखा। और ये अब आपका सवाल बड़ा अहम है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो अगर पढ़ाते वक्त कोई बात आ गई है और मैंने छुपा ली है तो मैं डिसऑनेस्ट हूं। मैं बच्चों से, स्टूडेंट से झूठ बोलने को गुनाह समझता हूं। जितनी मर्जी मेरे अंदर मुनाफकत हो, वहां क्लास में नहीं। क्लास में बच्चों के साथ आपको प्योर होना है, वहां मसलतें नहीं है, वहां मसलतें नहीं है। ऐसा हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। सो कोशिश ये होती है कि बच्चे को वो वहां, तो जो मेरा मजमून है मैं नहीं पढ़ा सका, वो सिंबॉलिक है, वो दूसरे टीचरों के बारे में है। मैंने तो जो चाहा पढ़ा दिया, क्योंकि टीचर के पास रास्ता होता है कि वो अपनी बात कर जाता है, बिटवीन द लाइंस करे, कैसे करे, वो कन्वे कर जाता है, तो उसको करना भी चाहिए। सो मैं ये समझता हूं कि मैंने नहीं पढ़ाया तो तंज है कि कोर्सेज कैसे मिले, हमें किस तरह का सिलेबस मिला जो ठीक नहीं था, हमने उसी में से रास्ता निकाला और बच्चों तक पहुंच गए, किसी न किसी शक्ल में पहुंच गए। अच्छे टीचर को पहुंचना चाहिए, वरना वो बच्चे के साथ नाइंसाफी करेगा कि वो, हमारे तो बेशुमार टीचर थे जो बड़े नामवर थे, कॉपी लेके आते थे और लिखवा देते थे। तो ऐसा नहीं है, टीचर का मुकालमा है। और मैं हमेशा कहा करता हूं
और मैं इस पे बिलीव करता हूँ और मैंने किया है कि टीचर का काम पढ़ाना नहीं है। ये मेरे बच्चे बैठे हैं, अभी पढ़ के आए हैं, मैं इनको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं इनको इंस्पायर करता हूँ कि ये इन मेरी बातों से इंस्पायर हो, पढ़ेंगे जाके खुद। क्योंकि अगर आपने इंस्पायर नहीं किया तो आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो पढ़ाएं नहीं, इंस्पायर करें, इंस्पायर थ्रू टीचिंग। तो टीचिंग के थ्रू इंस्पायर करेंगे तो वो, मैं बेशुमार फिल्मों के नाम इनको बताता हूँ, जो पूछता हूँ तो इन्होंने नहीं देखी होती, दुख भी होता है, लेकिन मैं साथ फिर उस फिल्म का तड़का लगाता हूँ कि यार इनको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाए और ये फौरन जाएं और जाके देखें। कोई एक नहीं, थाउजेंड्स फिल्में हैं कि जो देखने की हैं, जो नहीं देखेंगे जिंदगी नहीं बदलेगी। फिल्में ही जिंदगी तब्दील करती हैं। इस वक्त यूरोप तब्दील हुआ है फिल्म के जरिए, अमेरिका तब्दील हुआ है फिल्म के जरिए। फिल्म ने ही सब कुछ दिया, और फिल्म खाली फिल्म नहीं है, लिटरेचर उसके अंदर है, लिटरेचर को लेके चल रही है वो, इसलिए वो चीजों को बदल रही है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने टाइम दिया। यहाँ पे वाकई कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि जो कि पहले आपसे नहीं हुई, आपने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो मेरा सवाल थोड़ा सा वापस वही टेक्निकल की तरफ जाएगा, जो मीडिया की तरफ ही सवाल था कि मैं खुद मैंने एक्टर काम किया, फिल्म्स के अंदर भी किया, शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं, टीवी पे भी काम किया। मेरा पहला सवाल तो ये कि सर जब एज एन एक्टर हम देखते हैं कि हमें मुख्तलिफ रोल मिलते हैं। मैंने अब गैंगस्टर का रोल भी किया है, पुलिस वाले का भी किया है, बाप का भी किया है और हस्बैंड का भी किया है, और रियल लाइफ में मैंने इनमें से कोई भी रोल नहीं निभाया। तो एक्टर ये समझते हैं कि जी हमें दूसरों की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, हम उसको अपने आप पे तारी करते हैं, तो मुश्किल काम समझते हैं। तो एज ए राइटर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप लिखते हैं डिफरेंट करेक्टर्स को, एक गैंगस्टर भी आ रहा है, बाप भी आ रहा है, उसमें कातिल भी आ रहा है, उसमें कोई रेपिस्ट भी आ रहा है, जैसे आपका ड्रामा था चांद ग्रहण, उसमें किरदार मुझे याद है, वो जो दिलबर का किरदार था, गुलाब चांडियो साहब थे कि अब तो मैं अंदर आ चुका हूँ खानम। एक तरफ आप लिख रहे हैं फरियाल गौहर का किरदार, फिर आप गुलाब चांडियो का किरदार लिख रहे हैं। तो ये जो राइटर होता है, क्या ये भी सारी ज़िंदगी जी रहा होता है या उसको महसूस करता है? वो कैसे प्रोड्यूस करता है उस करैक्टर को, उसकी फील तक? जैसे चांडियो साहब की मूवमेंट जो थी, जिस तरीके से वो डायलॉग बोल, सडक्टिव स्टाइल से बोल रहे थे, तो एक राइटर कैसे इस सब चीज़ों को जीता है या कैसे निकालता है? पहला सवाल सर। दूसरा ये है कि थिएटर की बात नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली आई गेस, कि टीवी की बात हुई, फिल्म की बात हुई, तो एज ए थिएटर आपने राइटर कुछ लिखा है या मुझे नहीं पता, या उसकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया, उस पर थोड़ा रोशनी डाल दो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो राइटर दुनिया के हैं, मसलन जेब कतरे का किरदार मंटो ने भी लिखा, मंटो ने दलाल का किरदार भी लिखा, सब पता है आपको। मंटो ने तवायफ, गरीब तवायफ का 2-3 गरीब तवायफें उन्होंने लिखी। उन्होंने मलका तरन्नुम नूर जहां का खाका भी लिखा। मंटो तो तवायफ खाने गया ही नहीं था, मंटो तो ब्रॉथल गया ही नहीं था सारी जिंदगी, ही वॉज अ शाय पर्सन। तो कैसे लिख दिया? तो इसका जवाब भी उसी ने ही दिया कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वो सोसाइटी भी मुझ में रहती है। तो मैं उस सोसाइटी को निकालना भी चाहूं तो वो निकलती नहीं है, वो बैठी हुई है अंदर। सो मैं जिन खिलाफ वर्जियों को, बदमाशियों को देख रहा हूं, उनको उन पे कुड़ भी रहा हूं। जब मैं उन पे कुड़ रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि किसी का हक एक बंदा मार रहा है, मेरे सामने मार रहा है, और एक मजलूम औरत को उसने घर में बंद किया हुआ है, तो वो मेरे पे गुजरती है। तो बहुत सारी चीजें जिसको हम कहते हैं ना हड बीती, और बात सारी है जग बीती। तो ये जो जग बीती है ये भी दरअसल आप ही के सामने हो रही है, तो आप इससे वो बच नहीं सकते। सो पहली बात तो ये है कि जब मैं लिखता हूं या कोई भी लिखता है, जिन्होंने भी तवाइफों को लिखा, मैंने भी लिखा, मैं भी तवाइफ घर नहीं गया, सच्ची बात है, मैंने हीरा मंडी नहीं देखी, मुझे नहीं पता लेकिन पढ़ा तो है मैंने। फ्रांस की तवाइफों का हाल अगर आपने पढ़ना हो तो ला मिजरेबल पढ़ें, आप विक्टर ह्यूगो को पढ़ें, आप उनके पेंटर्स की पेंटिंग्स देखें कि गली की तवाइफों को किस तरीके से उन्होंने पेंट किया है। और छोड़ दें, टाइटैनिक फिल्म देखी होगी अगर आपने, तो उसको जरा दोबारा देखें कि जो डिकैप्रियो है वो किस वजह से मशहूर हुआ था, पैसे कमा रहा था,
वो तवाइफों को पेंट कर रहा था, न्यूड्स बना रहा था। तो इसका मतलब है कि उसकी रिवायत मौजूद थी और वो उसको वो करके, तो हालांकि डिकैप्रियो तो एक मासूम बच्चा है लेकिन वो तवाइफों को पेंट कर रहा है, क्यों? उसको काम आता है। तो इस तरह हर राइटर को ये कमांड तो होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि वो उधर से गुजरा जरूर हो। गुजरे से मुराद है मुशाहिदा हो। मुशाहिदा नहीं है तो आप गलत लिखेंगे। तो मुशाहिदा आप एक्वायर भी कर सकते हैं, यानी आप किसी और की किताब से भी मुशाहिदा ले सकते हैं। मसलन बहुत सारा मुशाहिदा काफका से हमने लिया हुआ है, कामियों से लिया हुआ है। और एक बंदा था आंद्रे यीद था और एक फ्रेंच था जो जिसके यहाँ बहुत गंदगी है, तो हमने गंदगी भी पढ़ी है, वो भी पढ़नी चाहिए क्योंकि वो जिंदगी का एक पैच है। जिंदगी गुलाम अब्बास ने जब लिखा था वो जिस पे फिल्म मंडी बनी, आनंदी ड्रामा, वो देखें, आप पढ़ के देखें। तो गुलाम अब्बास से मैं मिला हूँ, हमारे बड़े सीनियर थे, वो अरिस्टोक्रेट थे, हैट पहना हुआ, रेड पहना हुआ, उसने कभी तवाइफ का माला ही नहीं देखा। लेकिन ज़ाहिर इमेजिनेशन एक चीज है और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो क्या कमाल लिख गया। तो इस तरह से ये राइटर का ये। बाकी थिएटर की आपने बात की, सच्ची बात यह है कि टेलीविजन से तो मैं निकला ही नहीं, एक बात। दूसरा, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में थिएटर किया, मैंने लिखा भी, उसको डायरेक्ट भी किया, और जो मैंने किया वो काफी मकबूल हुआ। वो बेसिकली वो भी पॉलिटिकल प्ले था और मैंने अडेप्ट नहीं किया, मैंने खुद लिखा, खुद लिख के मैंने किया। और उसमें जो लोग एक्टर्स आए उस वक्त, जो बच्चे थे जिनको मैंने सिखाया, उनमें एक मेरा ज़हीन शागिर्द था फवाद चौधरी, इससे मैंने रोल कराया था। तो ये बड़ा अच्छा रोल उसने निभाया था, मेन कैरेक्टर, तो वो अभी तक निभा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्वेश्चन ये है कि आपने थोड़ी देर पहले बात की कि कॉलोनाइजेशन की वजह से राइटर का एक लिमिट हो जाती है उसकी खौफ की वजह से, तो वो फिर जिस माहौल में है उस माहौल के मुताबिक क्यों नहीं लिखता? अब फॉर एग्जांपल उसको डर है फौज का, गवर्नमेंट का, बदमाशों का, तो वो उस फॉर्मूले के मुताबिक क्यों नहीं लिख सकता जिससे वो सारे खुश हो जाएं, इससे हमारा सिनेमा भी चलेगा? फिर वो बड़ा अदब नहीं होगा। सर सुनने तो सही। हाँ, अब फॉर एग्जांपल 70s में मूवीज आती थी हॉलीवुड की कि जैसे डर्टी हैरी आई, अब बाय द टाइम वो इवॉल्व हो गई। फिर 2000s में जेसन बॉर्न आई, अब उसमें ये होता है कि वो बंदा एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा होता है और मतलब टॉलरेंस बढ़ती गई बाय द टाइम। तो हमारी भी, अगर हम सिर्फ इन होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पहले ये करें कि पहले उनके दोस्त बने, फिर बाद में अपनी कहानी सुनाने लग जाएं, जब आप हमारा एक वो बन जाए, एक मतलब एक मीडियम बन जाए कि वो मीडियम कुछ बोले तो वो सुना जाए, वो एक स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो सवाल बड़ा अच्छा है, वाह, वेरी इंटेलिजेंट। थैंक यू सर। यानी किसी भी राइटर को फंसाया जा सकता है, बहुत अच्छा। अब इनका सवाल मैं जरा सा सिंप्लीफाई आपको कर दूं। वो कहना ये चाहते हैं कि जब एक दबाव आप पे है या किसी पे है और सेंसर्स हैं, तो उनको हटा के तो वो कोई और तरफ क्यों नहीं जा सकता, या उसी में अपने लिए एक कंफर्ट लेवल अंदर से अचीव करे। बात बड़ी अच्छी है और ऐसा होता है कि देखिए, जो सीरियल्स मैंने पीटीवी के अंडर किए वो सारे इसी वजह से किए कि उनके अंदर बिटवीन द लाइंस कहने की गुंजाइश पैदा की। तो फिर राइटर क्या करता है कि उसको पता होता है कि ये जर्नैल है, ये मौलवी है, ठीक है, ये ब्यूरोक्रेट है, अब इनको लिखना है, तो इनको नाराज भी उन्होंने चाहिए, तो ये आर्ट तो उसको आना चाहिए कि वो उसके अंदर से निकल जाए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। तो वो काम किया, और वो किस हद तक किया ये जरूरी नहीं है कि मैं परफेक्शन में जाऊं, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको इस कंडीशनिंग के अंदर अपना काम भी करना है। तो वो आप करेंगे तो मेटाफर है, एक बात दूर निकल जाएगी, लेकिन मेटाफर आपके पास है। जी सर, जैसे आपकी एज में पहुंच के जैसे आपने नोवेल लिखा और जिस पे हामिद मीर ने वो कर दिया, तो अब एक बंदा आपकी स्टेज पे पहुंच जाए, स्टार्ट उसने सारों को खुश करते हुए किया, लेकिन एज अ फिल्म मेकर
वो एक लेजेंडरी फिल्म मेकर बन जाए या स्टोरी टेलर बन जाए, जिसकी जो रिकग्नाइज्ड हो, जिसकी बात सुनी जाए, फिर वो फिल्म बनाए उस तरह जिस तरह वो दिखाना चाहता है, जो उसके अंदर का खुद है। और वो लोगों ने किया है ये कि पहले उन्होंने जगह बनाई है, पहले उन्होंने अपने लिए कंडीशंस को कंफर्टेबल बनाया, देन दे कम। हाँ जी, क्या जो बिल्कुल ठीक बात की है, बट ये हर एक की किस्मत में नहीं होता, क्योंकि कई दुनिया आई इसी में खर्च हो गई, कई आई कंप्रोमाइजेस में खुद कंप्रोमाइज हो गई और वो सच नहीं कह सकी। लेकिन बात आपने बिल्कुल सही की है और इसको समझने वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मैंने सर आपको कवर भी किया है सर, अलहमरा में आप थे सर ये लास्ट दिनों में। तो सर जो बड़े बड़े लिखारी हैं सर, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनसे सीखा भी है सर, लेकिन सर जिस तरह हम अलहमरा भी लास्ट जो इवेंट हुआ था वो कंट्रोवर्शियल बन गया था सर, जब जावेद अख्तर आए थे सर, जिनको हम फॉलो करते हैं वो भी जब पाकिस्तान में आके सर इस तरह की कोई सियासी बात कर लेते हैं जिससे दोनों मुल्कों की जो लोग हैं सर वो मतलब आपस में आमने सामने आ जाते हैं। तो आपको लगता है सर कि क्या ऐसे लिखारी जिनको हम सियासत से और इन चीज़ों से पाक समझते थे, जो कि जिनका काम सिर्फ लिखने तक था, लेकिन अब वो भी सियासत के अंदर और सियासी बातों के अंदर इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि दोनों मुल्कों की जो है वो लिखारी भी एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते सर, जिस तरह जावेद अख्तर ने बयान दिया था सर, वो आपको पता ही होगा। देखिए दोनों, ये जो पार्टीशन है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स तजर्बा है। जो उधर के लोगों का अपना है, हमारे लोगों का अपना है, और हमारे लोगों में भी आगे ग्रुप्स हैं। मेरा तजर्बा और है, इनका और होगा, किसी और का और होगा, मेरा नजरिया कुछ और होगा, किसी जमात इस्लामी के बंदे का कुछ और होगा। तो बिटवीन भी कई तबके हैं जिनका अलग अलग है। जहां तक सच्चाई का ताल्लुक है तो सच तो बहुत खौफनाक है। जावेद अख्तर साहब ने अधूरा सच बोला है, वहां जाके उसने फिर पूरा सच बोलने की कोशिश की है। तो मेरे चूंकि दोस्त हैं, मुझे पता है, मैं उनसे बहस करता रहता हूं। तो जो कुछ वो भुगत रहा है वहां हिंदुओं में बैठकर, वो भी एक सच्चाई है, और उसको क्या करना पड़ता है वो भी एक सच्चाई है। सो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसने गलत कहा, उसने बिल्कुल गलत कहा। उस वक्त की इंतजामिया का काम था, उसे कहते भाई साहब नॉर्वे से नहीं आए थे, वो पाकिस्तान से आए थे, हम मान लेते हैं, लेकिन ये भी मानो कि कलभूषण जो है वो भी नॉर्वे से नहीं आया था, मानो वहीं बनवाते उससे। मैं होता मैं मान लेता, मैं कहता हाँ नॉर्वे से नहीं गया था, यहां से गया था, मैं मान लेता हूं। तो जो बाकी कुछ हुआ है, जो जहाज लेके आया था वो क्या नॉर्वे से आया था? वो भी तो उधर से उड़ के आया था। सो ये वो सच्चाइयां हैं कि जो जिन पे पर्दा नहीं पड़ सकता, और अदीबों को पॉलिटिकल होना पड़ता है बेटे, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देखना ये है कि वो पॉलिटिकल हो के कितनी तरफदारी वाला सच बोल रहा है, यानी कितना कंप्रोमाइज सच बोल रहा है, यानी अपनी जान छुड़ाने के लिए यहाँ एक सच्चाई बोल रहा है। सर उन्होंने सच गलत जगह पे आके बोला है, ये सच उनको वहां पे पहले बोलना चाहिए था। ये भी सच नहीं था जो उसने बोला, मैं तो कह रहा हूं ये सच नहीं था कि वो नॉर्वे से नहीं आया था। तो फिर तुम पैरेलल तो ड्रॉ करो, फिर जो कुछ अब तक जंगें हुई हैं वो क्या थी, तो आपको फिर पूरा सिनारियो बताना पड़ता है। तो मैं ये कहता हूं कि अदीब को पॉलिटिकल होना चाहिए, पॉलिटिकल होगा तो, क्योंकि हर शय पॉलिटिक्स से निकल रही है, यहाँ कोई चीज अलग नहीं है, सिस्टम में से आ रही है, तो सिस्टम को डिस्कस किए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो तुम्हारा बिल्कुल जायज बात है, मैं आपको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा कि एक अदीब को अधूरा सच नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो पूरा बोलना चाहिए। मसलन पूरा सच यह है कि हिंदुस्तान की तकसीम किसने की, पूरा सच बोलो। फिर नेहरू ने किससे करवाई, किसने हमारी बॉर्डर लाइन बनाई, चर्चिल ने बनाई, ये मैं नहीं कह रहा, आपको फिल्म बता चुका हूं वायसरायज हाउस, तो वो सच है, फिर वो सच बोलो। तो सर ऐसा सच बोलने वालों को आपको क्या लगता है ऐसे मुल्क में दोबारा बुलाना चाहिए सर? बेटे वो एक अलग इशू है कि बुलाएं या ना बुलाएं, मेरी तरफ से बेशक सुनो नहीं तुम्हारी बात का जवाब दे, बेशक बुला लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा क्या कर लेगा, क्या हमें फतह कर लेगा, आने दो, हम क्यों डरे,
हम बॉर्डर खोलते हैं, आ जाओ भाई सारे आ जाओ। मैं मोदी को बुलाना चाहता हूं, मैं मोदी को बुलाना चाहता हूं। आए मोदी, आए बैठे, शादी पे ना आए, वो सीधी तरह आए हमारे साथ बैठे। बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का आने का और इस सेशन को सुनने का।